नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वाईफाई ज्ञान ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं क्लास 10 के साइंस में जो रसायन विज्ञान का चैप्टर है उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें जो है पूरा आज लेसन जो है मैं ख़त्म करूंगा। तो बिल्कुल जिन बच्चों को क्लास 10 में जो पढ़ते हैं बच्चे, वो जो है अपना इस वीडियो को देखकर अपना तैयारी कर सकते हैं और पूरा इस वीडियो के माध्यम से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम आपको जो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम पूरे विधिवत तरीके से आपको समझाएंगे और पढ़ाएंगे, उदाहरण के साथ समझाएंगे। तो चलिए, सभी बच्चे जो है बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा जो है केमिस्ट्री इस पर ख़त्म करूंगा, उसके बाद फिजिक्स ख़त्म करूंगा, उसके बाद बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा। यानी पूरा जो है साइंस का जितना भाग है सभी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो चलिए, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि रसायन विज्ञान में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है और उसका समीकरण कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भौतिक परिवर्तन से। इसमें भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं बच्चों? हमारे आसपास जब जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे अनेकों घटनाएं घटती है, जिसमें से एक भौतिक परिवर्तन घटना होती है और एक रासायनिक परिवर्तन होती है। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर भौतिक परिवर्तन जो घटनाएं हैं वो क्या है। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन जो है यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है, इसमें दिया है कि वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, परंतु रासायनिक गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसका आकार में परिवर्तन हो जा रहा है, लेकिन फिर जो है पुनः वापस उसी स्थिति में आ जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, उस बर्फ़ के टुकड़े को अगर पिघलाएंगे तो फिर जो है पानी बन जाएगा, और उसको जो है पानी को फिर अगर हम फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा? वो स्वयं जो है बर्फ़ का टुकड़ा बन जाएगा, यानी वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। इसी को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी वह बिगड़ कर भी अपनी वापस स्थिति में आ जाए तो उसे हम जो है भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में बर्फ़ का गलना, मान लीजिए बर्फ़ गल गया, फिर जल का जमना, यही बर्फ़ गल कर जल बन जाता है और यही जल जम जाता है, और जमने के बाद फिर क्या बन जाता है? बर्फ़ बन जाता है। फिर जल का वाष्पीकरण होना, यानी जल जो है किसी तालाब, नदी, चाहे कहीं भी जल अगर इकट्ठा हुआ है तो जैसे उसे धूप लगेगी उसका वाष्पीकरण होगा, यानी वाष्प बनकर वो आकाश में उड़ जाएगा और आकाश में जाकर बादलों का निर्माण करेगा। फिर जो है वापस पानी के रूप में, जब ठंडा होगा तो पानी के रूप में, फिर बारिश के रूप में जो है नीचे धरती पर वापस आ जाएगा। तो ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो बच्चों, आपने जो है समझ लिया भौतिक परिवर्तन विधिवत तरीके से। चलिए अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो उसके संगठन, उसके गुणों पर प्रभाव डालते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर को अगर हम तोड़ के फेंक दें या तो जला दें, तो जलाने के बाद क्या पुनः वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये घटना जो घटी, इसको जलाने के बाद इसका राख हो गया, ये जो घटना घटी, ये क्या हो गया? ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी जो पदार्थों के रासायनिक गुणों एवं संगठनों को भी परिवर्तित कर देते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में दूध का फटना, जंग लगना, परमाणु विस्फोट। अगर दूध है, उसे आप उबाल रहे हैं और वो दूध जो है फट जाता है, तो फटने के बाद क्या पुनः वापस दूध के रूप में आ जाएगा? नहीं आएगा। इसलिए वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना, मान लीजिए कोई लोहा है, उस पे जो है जंग लग जाता है और जंग लगकर सड़कर गलकर खत्म हो जाता है, तो क्या पुनः वापस उस स्थिति में आ सकता है? नहीं आएगा। तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद जो है परमाणु विस्फोट। परमाणु विस्फोट का मतलब कि
कोई भी परमाणु विस्फोट हो रहा है तो वहाँ पे अनेकों परिवर्तन होंगे, तो उसमें जो है वापस पुनः स्थिति में नहीं आ सकता है। इसलिए सभी क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन हैं। तो ये थे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसको आपने समझा। तो चलिए, ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को आप नोट्स कर लीजिए। इसमें जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो वीडियो को रोक कर जो है आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूरा जानेंगे और रासायनिक अभिक्रिया भी करेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसे हम जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे वे अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कोई दो पदार्थ हो, कोई भी ले लो दो पदार्थ, वह जब आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, चाहे एक ही कोई पदार्थ हो, अगर उसे जला दिया जाए, जैसे मारकर इसे जला दिया जाए, तो एक नया पदार्थ बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? राख बन जा रहा है। तो एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से दर्शाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई मैग्नीशियम का तार है, और उस मैग्नीशियम के तार को जब हम ऑक्सीजन में जलाएंगे, और जलाने के बाद उससे जो प्राप्त होगा, सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होगा, वह जो है पाउडर के रूप में, उसे हम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। तो मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन में जलाने पर, यानी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का तार जो है अपने आपस में जो है दोनों क्रिया करके क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो इस माध्यम से जो है इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे में देख लीजिए, यहाँ दिया है कि 2Mg यानी मैग्नीशियम, ये क्या है? मैग्नीशियम है, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसको जो हम ऑक्सीजन में इसको क्या करेंगे? जलाएंगे। इसको हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन में जलाएंगे, और जैसे ही जलेगा तो ये सफ़ेद चूर्ण पाउडर, सफ़ेद चूर्ण पाउडर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही सफ़ेद चूर्ण पाउडर के रूप में प्राप्त हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसे हम सूत्र के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से दर्शाते हैं। ये मैग्नीशियम का प्रतीक होता है, ये ऑक्सीजन का प्रतीक होता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक है। कोई भी अभिक्रिया करने से पहले हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे में कि अगर आपको इसमें प्रतीक नहीं याद है तो आप रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए सभी तत्वों का प्रतीक जो है आपको याद होना चाहिए। जो इसके केमिस्ट्री के जो लास्ट पार्ट है, तत्वों का वर्गीकरण, उसमें जो है पूरा चार्ट दिया हुआ है, उसमें से जाकर सभी तत्वों के प्रतीकों को आप याद कर लीजिए। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया आप आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि उसके बिना पूरा केमिस्ट्री जो है अधूरा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको जो है नोट्स कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण जो है, जैसे में दिया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में मान लीजिए कोई पदार्थ है, उन पदार्थों को हम सूत्रों के माध्यम से लिख रहे हैं, उनके प्रतीकों के माध्यम से लिख रहे हैं। तो सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा शॉर्ट में इसकी परिभाषा है कि हम किसी भी पदार्थों को उसके सूत्रों एवं प्रतीकों के माध्यम से हम जब उसको लिखते हैं तो उसे जो है रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे में एक मैं उदाहरण दिया है कि CH4 + 2O2 एरो दिया है, उसके बाद CO2 + 2H2, यानी इसको हम CH4 को क्या कहेंगे? मीथेन कहेंगे,
और O2 को ऑक्सीजन कहेंगे और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को जल, जो सभी लोग जानते हैं। तो ये हुआ कैसे है, जब हम मीथेन को ऑक्सीजन में, जब मीथेन को वायु में, इसको वायु बोल सकते हैं, ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, तो मीथेन को जब ऑक्सीजन के माध्यम से हम जब जलाएंगे, उसको दहन करेंगे, तो उस दहन की प्रक्रिया में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है, उसमें से जो धुआं निकलेगा, जब इसको हम मीथेन को जलाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसमें से क्या बनकर निकलेगी, धुआं बनकर निकलेगी। जो उसका धुआं निकलेगा वो कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। उसके बाद उसमें से जल जो है परावर्तित होगा, ठीक है ना। और जल भी किस रूप में होगा, वो भी गैसीय रूप में होगा। ये सब क्या होगा, गैसीय रूप में, यानी वाष्पित बनकर, उस धुएं में वाष्प बनकर उड़ेगा, लेकिन वो भी पानी रहेगा, ठीक है ना। लेकिन वाष्पित बनकर उड़ने के कारण जो है उसे गैसीय रूप में प्रदान करेंगे। तो ये सब प्रतीक है, इसको हम G लगा दिए तो ये गैस हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम G लगा दिए तो ये भी क्या हो गया, गैस हो गया। ये भी ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैसीय पदार्थ है, ठीक है ना। और मीथेन भी जो है एक गैसीय पदार्थ है। ये सभी क्या है, गैसीय पदार्थ हैं, जिसको हम वायु में हम दहन किए जलाए, जैसे सिलेंडर में मान लीजिए वो LPG गैस भरा होता है तो उसे हम दहन करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से मीथेन गैस होता है, जब इसे हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन में, तो ये जो है ये प्रतीक का मतलब होता है उष्मा, ठीक है ना। जहाँ भी ये प्रतीक ऐसा दिखाई दिया त्रिभुज के माध्यम से, तो उसे हम उष्मा का चिन्ह मानेंगे, क्योंकि इसे CH4 यानी मीथेन को जलाया जा रहा है, दहन किया जा रहा है, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है और उसमें से जो गैसीय रूप में जल प्राप्त हो रहा है। तो ये था रासायनिक समीकरण, जिसको आपने समझा, ठीक है ना। इसको नोट्स कर लीजिए। तो बच्चों, हमने समझा रासायनिक समीकरण क्या है। अब हम समझेंगे कि उस रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। इसमें संतुलित करने का मतलब ये हुआ कि इसमें देखे होंगे कि H2O, यानी इसमें जो है हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का परमाणु है 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। इसमें जो है एरो बीच में दिया हुआ है, एरो के इधर जो होता है, एरो के इधर जो प्रोडक्ट होता है, चाहे तत्व होता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और एरो के बाद जो होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो एरो के इधर वाला जो है उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, और एरो के उधर वाला जो है उसे हम प्रोडक्ट, उत्पाद कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसे हम संतुलित क्या करना है, कि संतुलित करने का मतलब ये हुआ कि जो अभिकारक है और उत्पाद है, इन दोनों में परमाणुओं की संख्या जो है बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें जितने परमाणु होंगे उतना ही जो है प्रोडक्ट में होनी चाहिए। जैसे में दिया है सोडियम, सोडियम देखिए एक ही परमाणु है, सोडियम में क्या है, एक ही परमाणु है। और यहाँ भी सोडियम में क्या है, एक ही परमाणु है, ये तो बराबर हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन में जो है एक ही परमाणु है, यहाँ भी ऑक्सीजन में एक ही परमाणु, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 परमाणु, यहाँ पे 2 परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 परमाणु, यानी ये दोनों मिलाकर क्या हो गए, 3 परमाणु हो गए। इसी को हमें जो है संतुलित करना है, ठीक है ना। तो इसको पहले हम चार्ट के माध्यम से लिख लेते हैं। जैसे में यहाँ पे तत्व दिया है, उसके बाद हम लिख देंगे अभिकारक, उसके बाद लिख देंगे उत्पाद, ठीक है ना। इसमें दिया है तत्व में सोडियम को लिख लेते हैं Na, उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सोडियम का अभिकारक में कितना परमाणु है, 1, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1, और हाइड्रोजन का 2। इसमें कितना है, सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 3। देखिए बच्चों, इसी को हमें जो है बराबर करना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो इसमें मान लीजिए ये हाइड्रोजन का 2 है, तो हाइड्रोजन का 2 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो इसको जो है यहाँ पे दोनों मिलाकर क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे सोडियम 1 है,
तो सबसे पहले हम सोडियम में जो है 2 लगा देंगे, तो सोडियम 2 हो गया, यहाँ पर भी हम 2 लगा देते हैं। सोडियम 2 ऑक्सीजन 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो एक ही है, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, ठीक। यानी सोडियम 2 हो गया और यहाँ पर भी सोडियम 2 हो गया, तो इस सोडियम को 2 कर लेते हैं दोनों में। उसके बाद हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन को देखिए, 2 दूना के 4, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन ए और 2 हाइड्रोजन ए, कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 और ये 4, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर 2 लग जाए तो ये सभी 2 हो गए, सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। और यहाँ पे लगने का मतलब कि सिर्फ यही हाइड्रोजन जो है 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा हुआ था तो सिर्फ हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन एक ही था। यहाँ पे अगर 2 हम लगा दिए तो यहाँ पे 2 लगाने का मतलब कि इसके सामने जो भी हैं सब 2 हो गए, इसके माध्यम से ये ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन पहले से 2 था, तो 2 और 2 कितना हो गया, 2 दूना के 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया अभिकारक में। और प्रोडक्ट में कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ये भी 4 हो गया, ठीक। ऑक्सीजन कितना है, 2 और यहाँ पे 2, तो ये भी 2 लिख देते हैं, 2 और 2। तो ये जो है इस प्रकार से हम संतुलित करेंगे, ठीक है ना। इस चार्ट के माध्यम से इसमें दर्शाते जाएंगे और इस प्रकार से हम जो है 2 3 जो भी है रखते जाएंगे, इस प्रकार से हम इसको संतुलित कर सकते हैं। यानी अभिकारक और प्रोडक्ट जो है दोनों में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो सोडियम के कितने परमाणु, 2, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, तो इसमें भी जो है उसी के माध्यम से जो है बराबर होता है, ठीक ना। तो ये था जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। एक बार और देख लीजिए, सोडियम के परमाणु 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 दूना के 4, ऑक्सीजन के 2 हो गए, सोडियम के इसमें 2 और इसमें भी 2, और ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गए, ठीक है ना। तो सोडियम के 2 2, ऑक्सीजन के 2 2 और हाइड्रोजन के 4 4, तो इसमें जो है दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी अभिकारक और प्रोडक्ट दोनों पक्षों को बराबर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। इसको नोट्स कर लीजिए और हम उदाहरण बताते हैं इसके बारे में, और जो है उदाहरण लेकर इसको संतुलित करते हैं तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको नोट्स कर लीजिए। तो बच्चों हमने एक और उदाहरण ले लिया है और इस उदाहरण के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से जो है और अच्छी तरह से समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो इसको देखते हैं। इसमें जो है एल्युमिनियम का प्रतीक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एल्युमिनियम। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे जो है वही दिया है एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसे हम जो है संतुलित करेंगे। तो इसे संतुलित करने से पहले हम सबका जो है परमाणु संख्या लिख लेते हैं। एल्युमिनियम में कितने परमाणु संख्या है, कितने परमाणु है एल्युमिनियम में, अभिकारक में यहाँ पे लिख लेते हैं एल्युमिनियम, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और SO4, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम का कितना हो गया, 1, और हाइड्रोजन का इसमें क्या हो गया, 2, SO4 का कितना हो गया, 1 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे SO4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कहीं मानेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2, यहाँ पे SO4 कितना है, 3, तो H2 यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। SO4 सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर इसको हम अलग करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। इसी को हमें जो है संतुलित करना है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम कितना है, 1, यहाँ पे 2, इसको हमें 2 करना है या तो 3 करना है, जो भी हो सभी बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। इसको बराबर करने के लिए हम जो है एक एक चीज़ को रखेंगे। जैसे इसमें दिया है यहाँ पे जो है Al2 यानी एल्युमिनियम क्या है, 2 है,
और यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ भी 2 करेंगे। ठीक, यहाँ पे 2 कर दिए, 2 और ये 2, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये सही है। SO4 यहाँ पे 1 है और SO4 यहाँ पे 3 है, तो इसे जो है हम SO4 को अगर 3 बनाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 लिख दिए, तो ये तो SO4 तो बराबर हो गया इसके 3 3 के, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, 3 दूना के 6 हो गया। पहले इसमें दर्शा लेते हैं, एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 3 दूना के 6 हो गया, ठीक है ना, 3 दूना के 6 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 2 ही है, तो यहाँ पर 2 है अगर, तो यहाँ पर भी हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना के 6, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। अब बचा SO4, तो SO4 ये जो है SO4 तीन गो ये है, तो इसको हम अगर इसको 4 को हम लेते हैं तो 4 तिहाई 12 और यहाँ पर भी 4 तिहाई 12, ठीक है ना, तो इसे हम नहीं लेंगे, इसको एक ही मानेंगे। तो SO4 3, अच्छा 3, ठीक है ना, SO4 3 और SO4 यहाँ पर भी 3 हो गया। नहीं, ये हाइड्रोजन था ना, SO4 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए एल्युमिनियम 2, इसमें भी 2, हाइड्रोजन इसमें 6 और इसमें भी 6, SO4 इसमें भी 3 और इसमें भी 3, यानी दोनों अभिकारक और प्रोडक्ट के जो पक्ष हैं, तो इसे बायां पक्ष और इसे दायां पक्ष, क्या बोलेंगे, इसे बायां और इसे दायां, ठीक है ना, बायां और दायां पक्ष दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसी को जो है हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देख लीजिए, समझ में आया, तो एक बार फिर बता देते हैं। एल्युमिनियम का 2, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पर भी एल्युमिनियम का 2, यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 6, यानी 3 दूना के 6, इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 दूना के 6 और यहाँ पर भी क्या हो गया, 3 दूना के 6, SO4 3 गो है और यहाँ पर भी SO4 3 गो है। तो इस तरह से जो है ये क्या हो गया, ये एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्युमिनियम यहाँ पे जो है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये सभी क्या हो गए, दोनों पक्ष जो है बराबर हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। नोट्स कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आओ एक और उदाहरण जो है हम समझते हैं और उसे संतुलित करते हैं। आगे किताब में बहुत से ऐसे उदाहरण दिया हुआ है जिसको आप संतुलित करेंगे, और जो न समझ में आए उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे कि ये जो है संतुलित करना हमें नहीं आ रहा है, उसे कमेंट सेक्शन में जो है लिख कर या फोटो खींचकर भेज सकते हैं, उसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो ये जो दिया है KClO3 एरो KCl + O2, ठीक है ना, इसको जो है हम संतुलित करने की, इसमें दिया है ऑक्सीजन कितना दिया है, 3, ऑक्सीजन के परमाणु 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ, इसी को हमें संतुलित करना है। इसको 3 बनाने के, इसको 2 है, इसको 3 है, तो इसको हम ऐसा करें कि ये दोनों जो है बराबर हो जाए। मान लीजिए इसमें 3 है, तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा, ठीक। इसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से, 2 तिहाई 6 परमाणु हो गया। तो इसमें किससे गुणा करेंगे कि 6 होगा, इसमें 3 से करेंगे ना, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, दोनों बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए K भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, क्लोरीन और पोटेशियम दोनों 2 हो गए, यहाँ पे सिंगल है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो दोनों पोटेशियम और क्लोरीन क्या हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये 2 3 6 और 3 दूना के 6, यानी ऑक्सीजन के परमाणु जो है बराबर हो गए और पोटेशियम और क्लोरीन के सभी के परमाणु क्या हो गए, बराबर हो गए, बायां और दायां, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हम ये जो प्रोडक्ट और अभिकारक जो लिख रहे हैं चार्ट बनाकर, ये अपने आप अब बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में जो है डायरेक्ट जो है जब समझ में आ जाता है तो परीक्षा में जो है डायरेक्ट जो है लगाया जाता है, ठीक। इसको भी नोट्स कर लीजिए।
तो बच्चों अब हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, और उन सभी प्रकार को हम एक एक हेडिंग बनाकर समझेंगे और उसे नोट्स भी करेंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार इसमें दिया हुआ है इस संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में दिया हुआ है पहला संयोजन अभिक्रिया। इससे बहुत से प्रकार हैं जिसको हम बारी बारी से लिखेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। इसमें दिया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। इसमें कोई भी दो तत्व ले लीजिए, दो पदार्थ ले लीजिए, और उन दोनों पदार्थों को मिलाकर दोनों पदार्थ जो है अपने आप में अभिक्रिया करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे हम जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी दो पदार्थ है, यानी दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखे भी हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया जो है कहते हैं, ठीक है। जैसे में दिया है, इसमें दो पदार्थ दिया हुआ है NH3HCl यानी अमोनिया। NH3 का मतलब अमोनिया है, HCl का मतलब हाइड्रोजन जो है क्लोराइड है, और NH4Cl ये जो है प्रोडक्ट बना दिया है। यानी अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को जब आपस में अभिक्रिया कराया गया है, मिलाया गया है, तो इन दोनों से जो पदार्थ जो प्राप्त प्रोडक्ट हुआ है, ये कौन सा हुआ है? अमोनियम क्लोराइड हुआ है। तो इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरी जो है प्रकार के बारे में समझते हैं। नोट्स कर लीजिए इसे। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में दूसरे प्रकार को समझेंगे कि दूसरा प्रकार क्या है। इसमें दिया हुआ है कि वियोजन अभिक्रिया, दूसरा जो है प्रकार इसमें दिया है क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह होती है जिसमें कोई भी एकल पदार्थ होता है, जब वह अभिक्रिया करता है तो दो भागों में बढ़ जाता है, यानी वियोजित हो जाता है। दो भागों में बंटने की प्रक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो आइए समझते हैं उसमें तीनों प्रकार, एक एक प्रकार को समझते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन का मतलब कि उष्मा देना, उसे आग देना, ठीक है ना। तो जब उष्मा किसी पदार्थ को हम देंगे तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या बदलाव होगा। जैसे दिया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? वह रासायनिक क्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बढ़ जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, उसे ही हम उष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम क्या देंगे? उष्मा देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के जैसे ही हम उष्मा देंगे, तो जैसे ही हम उष्मा दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये दो भागों में क्या हो गया? बट गया। कैसे बट गया? ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये एक भाग कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और एक भाग क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसमें से जो गैस निकलेगी वो क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये पाउडर होगा, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम उष्मा देंगे उसमें से जो है दो भागों में बढ़ जाएंगे, कैल्शियम का ऑक्साइड बच जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से जो है गैस के माध्यम से जो है उसमें से वियोजित हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये था उष्मीय अपघटन जिसके बारे में आपने समझा। इसको नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें जो दूसरा दिया हुआ है, इसमें प्रकाश अपघटन दिया हुआ है। इसके बारे में समझेंगे कि प्रकाश अपघटन क्या है। कि वह अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा अपघटित होती है, वह अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा यानी सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अपघटन होता है, उसे ही हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे में दिया हुआ है यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, क्या दिया हुआ है? सिल्वर क्लोराइड। इसको हम सूर्य की प्रकाश
सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे या सूर्य का प्रकाश की रोशनी उसे देंगे तो यह तुरंत जो है किस में बदल जाएगा, सिल्वर क्लोरीन, यानी सिल्वर जो है अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये सभी अवस्था क्या है, गैसीय अवस्था है। ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये भी गैसीय अवस्था है। उसके बाद जैसे ही इसे हम सूर्य के प्रकाश देंगे यानी धूप में इसे रखेंगे तो सिल्वर जो है अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है गैस अलग हो जाएगी, दोनों डिवाइड हो जाएगी, बंट जाएगी, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। तो इसे भी नोट कर लो। तो बच्चों अब हम समझेंगे तीसरे अपघटन के बारे में जो दिया हुआ है, विद्युत अपघटन। यह विद्युत अपघटन क्या है इसके बारे में समझते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है जल का कोई विलयन ले लीजिए और उस जल के विलयन में हम क्या करेंगे कि विद्युत जो है प्रवाहित करेंगे। जो विद्युत का वायर होता है उसमें हम डालेंगे, चाहे विद्युत को प्रवाहित करेंगे, उसमें उष्मा देंगे। तो जैसे ही उसमें जल के विलयन में हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो देखिए यहाँ पे जल दिया हुआ है, जल के विलयन में क्या करेंगे, विद्युत यानी जल के विलयन में क्या किया, विद्युत प्रवाहित किया। तो जैसे इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये जो है, ये इसमें जो दो परमाणु के तत्व मिले हुए हैं, एक हाइड्रोजन मिला हुआ है और एक ऑक्सीजन मिला हुआ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अलग हो जाएंगे। यह हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया तो ये डिवाइड हो गया यानी बंट गया, ठीक है ना। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया के तीनों प्रकार थे जिसमें आपने समझा ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। इन सभी के बारे में बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। तो इसे नोट्स कर लीजिए और नोट्स बिल्कुल जो है करते रहिए, वीडियो को रोक कर नोट्स कर लीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम समझेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के यौगिकों को अलग कर देता है, ठीक है ना। जैसे दिया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे ही हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यह भी दो प्रकार की होती है। तो बच्चों आइए समझते हैं कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो दो प्रकार हैं उसमें से सबसे पहला प्रकार है एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें दिया हुआ है आयरन का प्रतीक दिया हुआ है Fe जो ठोस है, सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस। उसके बाद कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, ये क्योरम विलयन है, इसको हम विलयन बोलेंगे। उसके बाद ये FeSO4 ये आयरन सल्फेट, ये भी क्या है, विलयन है। और ये Cu जो कॉपर है ये भी क्या है, ठोस है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, ये अभिकारक है, ये प्रोडक्ट है। इसमें जो है आयरन सल्फेट जो ठोस है, इस जब आयरन सल्फेट इस आयरन को जब, ये आयरन क्या है, लोहा है, ठीक ना, ये आयरन सिर्फ है, Fe मतलब आयरन, ये आयरन ठोस है। इस आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देंगे, क्या कर देंगे, डाल देंगे। जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं तो उसके बाद उसमें डालने के बाद देखिए क्या होता है, ये कॉपर को जो है क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्योंकि कॉपर जो है कम क्रियाशील तत्व है और आयरन जो है अधिक क्रियाशील है। क्योंकि अब अधिक क्रियाशील का मतलब ये हुआ कि अगर आयरन यानी लोहा को हम कहीं पे किसी जगह पे फेंक देते हैं तो उस पर जंग जो है बहुत तेज पकड़ेगा, क्योंकि वो अधिक क्रियाशील होता है। और अधिक क्रियाशील होने के कारण जो है यह जो है कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, अलग कर दिया। और ये कॉपर सल्फेट अलग हो गया और उस कॉपर सल्फेट की जगहिया पर जो है कौन आ गया, आयरन सल्फेट यानी आयरन आ गया। तो हुआ ना
जो अधिक क्रियाशील है कम क्रियाशील तत्वों को अलग करके उसके जगह क्या कर दिया, अपना स्थान जो है ग्रहण कर लिया। ठीक है ना। इस तरह से जो है ये एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नोट्स कर लो इसे। तो बच्चों अब हम समझेंगे इसका दूसरा जो है दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। हमने समझा एकल विस्थापन अभिक्रिया, अब समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो तत्वों का विस्थापन हो रहा है। जैसे दिया हुआ है सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको हम कहेंगे सोडियम सल्फेट जो विलयन है। बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड जो भी, ये भी क्या है, विलयन है। बेरियम सल्फेट ये जो है ठोस अवस्था में है, और ये सोडियम क्लोराइड जो है ये भी क्या है, विलयन है। ठीक है ना। तो इसे जब देखिए, इसे यहाँ पे एरो दिया हुआ है, यहाँ पे अभिकारक, इसको जब हम आपस में अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में दोनों को आपस में डालेंगे, मिलाएंगे और उसके साथ जो है अभिक्रिया कराएंगे, तो अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था, लेकिन यहाँ आने के बाद इसका परिणाम क्या निकला, ये जो इसमें सल्फर ऑक्साइड है ये क्लोराइड का जगह ले लेता है और क्लोरीन का जगह लेता है, और क्लोरीन जो है इसका जगह ले लेता है। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोरीन यानी सोडियम क्लोराइड SO4 के जगह पर Na2 यानी सोडियम के जगह पर क्लोरीन हो जाता है, और SO4 यानी अपने में क्या कर लेते हैं, दोनों अदला बदली कर लेते हैं। इसी को जो है उसका स्थान वह ग्रहण कर लेता है और उसका स्थान वह ग्रहण कर लेता है, कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है ना। यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है जैसे ही हटता है उसके स्थान पर क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, और क्लोरीन जहाँ हटता है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है। इस प्रकार से जो है सोडियम सल्फेट क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड हो जाता है, और बेरियम क्लोराइड क्या हो जाता है, बेरियम सल्फेट हो जाता है। तो इस तरह से दोनों अदला बदली अपने आप में कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को जो है ये बात समझ में आ रही होगी, और ये सूत्र जो है, समीकरण जो है ये भी समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रतीक के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से ये अभिक्रिया कराई जाती है। आपने पीछे समझा कि संतुलित करना किसे कहते हैं, अभिक्रिया किसे कहते हैं, सभी को हम एक एक पॉइंट जो है विस्तार से समझाते आ रहे हैं। और बिल्कुल सभी बच्चों से अनुरोध है कि इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट्स कर लीजिए इसे। तो बच्चों अब हम समझेंगे इस दोनों प्रकारों को, जो दिया हुआ है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझते हैं। दिया हुआ है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जिस अभिक्रिया में जो भी तत्व है, अभिक्रिया अगर हम उसे करा रहे हैं, तो उस अभिक्रिया में अगर ऊष्मा निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त मतलब निकलती है बाहर, ठीक है ना, उसे हम जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दिया है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या हो रही है, निर्मुक्त हो रही है, यानी निकल रही है बाहर। ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में दिया हुआ है C यानी कार्बन यानी ग्रेफाइट, C को जो है कार्बन का, ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप होता है, तो C ग्रेफाइट दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। जैसे ही हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन में जलाते हैं, वायु में जलाते हैं, ग्रेफाइट को क्या करते हैं, ऑक्सीजन या वायु में हम जला रहे हैं, तो उसे जलाने के बाद जो गैसें निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और उसमें से ऊष्मा कितनी निकलेगी, 94 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा प्रवाहित होगी। जैसे में कहीं भी हम आग जलाते हैं, किसी चीज़ को, कोयला चाहे कोई भी चीज़ हो, उसे जब हम जलाते हैं तो उसमें से एक वो जो है ऊर्जा निकलती है, जिससे कोई भी जो है खाना पकता है, चाहे ईंट भट्ठे में ईंटा पकाया जाता है, तो वही जो है कितने कैलोरी निकलती है, तो ये 94 किलो कैलोरी, यानी 1 किलो में कितने 94 कैलोरी जो है ऊष्मा निकलती है। ठीक ना। कार्बन यानी ग्रेफाइट को ऑक्सीजन वायु में जलाने पर जो उसमें से धुआं निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, और उसमें से जो आँच निकलेगी यानी ऊष्मा निकलेगी वो क्या होगी, 94 किलो कैलोरी। और जब निकलने की प्रक्रिया को हम प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक ना, प्लस 94। तो आइए समझते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है।
ठीक है ना। यानी कोई भी चीज को हम जब अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें जो है अवशोषित हो रही है। इसके पहले क्या हो रहा था, निर्मुक्त हो रही थी ऊर्जा, लेकिन अब अवशोषित कर रहा है। जैसे ही हम नाइट्रोजन को गर्म करेंगे उच्च ताप पर ऑक्सीजन में, तो नाइट्रेट ऑक्साइड हो जाएगा और 45 किलो कैलोरी क्या होगी, अवशोषित कर लेगा उल्टा। यानी ये माइनस से हम डिनोट किए हैं, ठीक है ना। इसको किससे किए हैं, माइनस से डिनोट किए हैं। तो ये जब निर्मुक्त होगी तो प्लस से डिनोट होगा। 94 कैलोरी क्या हो रही है, निर्मुक्त हो रही है उष्मा, और यहाँ पे 45 कैलोरी क्या हो रही है, अवशोषित कर रहा है। तो बच्चों अब आइए समझते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे कक्ष में, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो है किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों की कमी होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और उसमें जो है किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय जो अवयव होते हैं, ऋण विद्युतीय अवयव, उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, उसे भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें जो क्लोरीन होता है हमेशा ऋण विद्युतीय होता है, ठीक है ना। तो SnCl2 ये दोनों यहाँ पे दिया है। जैसे ही क्लोरीन इसके साथ मिलाया जा रहा है, यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो ये इसमें क्या हो रही है, और वृद्धि हो जा रही है और जुड़ जा रही है। यानी ये माइनस वाला है ना, ऋण विद्युतीय है, तो ये और वृद्धि हो जा रही है। SnCl4 यानी इसकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसकी वृद्धि का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाना, यानी ऋण विद्युतीय की वृद्धि होना, इलेक्ट्रॉनों की कमी होना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे तो जुड़ रहा है, ये Cl2 इसमें जो है जुड़ रहा है, तो ये कमी कहाँ से हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि ये माइनस वाला है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस वाला है और माइनस वाला जो है इसमें जुड़ रहा है। जब माइनस जुड़ता है तो कमी होती है इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम हैं, मैं कहीं से लोन लिया 50,000 रुपये का, मैं उस लोन को 50,000 रुपये को ले लिया, तो हमारे पास तो पैसा जुड़ गया, हमारे पास आ गया 50,000 रुपये, लेकिन मैं क्या हो गया, लोन वाला हो गया ना, मैं माइनस में चला गया ना। 50,000 रुपया मेरे पे क्या हो गया, कर्जा हो गया। इसलिए मैं वो कर्जा के रूप में, यानी मैं माइनस में चल रहा हूँ 50,000 रुपये, और उसके बाद 50,000 रुपये तो मैं कर्ज में ही हूँ, उसको चुकाया नहीं। उसके बाद और क्या हो गया, उस पर सूद बढ़ गई, मैं कुछ दिन नहीं चुकाया, उस पर जो ब्याज है वो बढ़ गया, तो ब्याज बढ़ गया 50,000 रुपये और ब्याज बढ़ गया कुछ दिन के बाद, तो पूरा 1,00,000 रुपये हो गया हमारे पे माइनस। तो हम क्या हो गए, हमारे पैसों में कमी हो रही है कि नहीं, हम ऋण में जा रहे हैं कि नहीं, माइनस में जा रहे हैं कि नहीं। इसी तरह से जुड़ने का मतलब, यानी किसी से आप उधार ले रहे हैं तो आप माइनस में जा रहे हैं, उसमें आपकी कमी हो रही है, ठीक है ना, आप पॉजिटिव नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो माइनस है और ये माइनस इस माइनस में जुड़ रहा है, यानी क्लोरीन जो है ऋण विद्युतीय होता है, ऋण विद्युतीय में जुड़कर ये दोनों जुड़कर और माइनस में इसको कर दिया। यानी यहाँ कहा गया कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, और कमी हो गई। यही कमी होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। अब समझेंगे हम अपचयन अभिक्रिया, इसको नोट्स कर लीजिए, उसके बाद समझते हैं। हमने समझा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर कहीं पे ऑक्सीकरण न देकर उपचयन अभिक्रिया अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण को ही उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, और उसको उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, और उसको अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अपचयन अभिक्रिया में दिया है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। उसमें ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया में क्या हो रही थी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही थी, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और वृद्धि होने के कारण इसे जो है हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे दिया है CuCl2 कॉपर क्लोराइड है,
और यहाँ पे कॉपर दिया है, इसको जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 2CuCl2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर जो है ऋण विद्युती नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर जो है क्या है इसमें जुड़ जा रहा है, यानी इसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी यहाँ पे एक सिंगल कॉपर था और ये कॉपर दोनों जुड़ कर कितना हो गया, डबल कॉपर, यानी 2 परमाणु हो गए। पहले एक परमाणु था और क्या हो गए, 2 परमाणु हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए जुड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि अपचयन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉनों की कमी उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना, याद हो गया ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और अपचयन अभिक्रिया होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। तो ये दोनों थे जिसको आपने समझा। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में समझते हैं, इसकी परिभाषा पहले समझते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक ही साथ हो, यानी दोनों घटना एक ही साथ घटे, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उसमें ऑक्सीकरण भी हो और उसमें अपचयन भी हो, और जब ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है तब उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसमें कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे जिंक दिया हुआ है प्लस CuSO4, एरो जिंक SO4 प्लस Cu। इसमें क्या हो रहा है, देखिए जिंक है, जिंक जैसे ही कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को जैसे ही हम डालेंगे तो जिंक क्या हो गया, जिंक जो है ऋण विद्युतीय अवयव, यानी इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीकरण, जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऋण विद्युतीय अवयव इसमें जो है जुड़ जा रहा है, मिल जा रहा है। और यहाँ पे जैसे कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया, तो यहाँ पे ऋण विद्युतीय इसके साथ जो था वो क्या हो गया, अलग हो गया, यानी ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया। तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया, यानी यह ऑक्सीकरण हो गया, यह अपचयन हो गया, ठीक ना। यानी जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। जिंक का, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और इसका क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है। तो दोनों एक साथ हो रहा है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक ही समय पर घटित होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें से जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्योंकि कॉपर पहले माइनस में था, चूँकि सल्फेट जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसमें से हट जाएगा, इसमें से हट जाएगा, कॉपर अलग हो जाता है, तो कॉपर जो है उसमें जो है अपचयन हो रहा है, यानी वो प्लस में हो रहा है। उसके बाद इसमें जिंक में क्या कर रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जुड़ जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। पहले इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, इसमें कॉपर में इलेक्ट्रॉनों की क्या कमी थी, सल्फर डाइऑक्साइड जुड़ने के कारण कॉपर में जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड हटने के बाद कॉपर में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई, इसलिए वो अपचयन हो गया। और जिंक सल्फेट में जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इसलिए इसमें ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। तो ये था रेडॉक्स अभिक्रिया, नोट्स कर लीजिए इसे। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है उसका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे। ये हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, जिसको समझकर इस लेसन को हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो है संक्षारण हेडिंग डाले हुए हैं, इसको समझते हैं। इसमें क्या है, संक्षारण में कि नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की सतह का क्षरण होना जो है संक्षारण कहलाता है। यानी जब बारिश हुई है, उसकी वायु नम है और उसमें कोई बाहर जो है कि कोई धातु रखी हुई है, जैसे लोहा आयरन रखा हुआ है, उसका जो है उस पर जंग लगना, जंग पकड़ना नमी के कारण, वो क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। यानी वस्तुएं क्या हो रही है, संक्षारित हो रही है और संक्षारण हो रहा है, उसके कारण जो है उसे हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्षरण, उसका क्षरण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। तो
यह जो है संक्षारण होता है, जो हमारे दैनिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है ऑक्सीकरण का। विकृत गंधिता क्या है? खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद और गंध में बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। स्वाद और गंध उसका क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भोजन है, आप उसे पका दिए और सुबह में गर्मी में उसे रख दिए और शाम तक वो क्या हो गया? उसके गंध में परिवर्तन हो गया। जब जाएंगे उसको खोलेंगे तो वो जो बिल्कुल बेकार सा महकेगा, यानी उसकी गंध जो है एकदम बिल्कुल बेकार हो जाएगी और उसका स्वाद में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उसे हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। जैसे दही होती है, दही को हमने रखा सुबह में अच्छे से और वो दही क्या है? मीठी है। उसके बाद हम कल जो है उस दही को देखें, चाहे शाम तक देखें, किसी कारण बस वो दही क्या हो गई? खट्टी हो गई। तो ये चीज़ें जो है, हमारे खाने वाली चीज़ें जो है उसका स्वाद बदल जाना, उसका गंध बदल जाना, यही क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है ना? तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण जो होता है हमारे दैनिक जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, हमने पूरा लेसन जो है ख़त्म कर दिया और आप इसे नोट्स कर लीजिएगा और पूरा नोट्स बनाइएगा और इसको बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से जो है इस सभी को जितना मैं लिखवाया हूँ सभी को नोट्स को जो है पढ़ते रहिएगा। आपके आने वाले परीक्षा में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो जो भी इस वीडियो को बच्चे देख रहे हैं अपने साथियों को बताएं कि यह जो है पढ़ाया जा रहा है और अपने साथियों में शेयर करें। तो बच्चों, अभी तक मेरे चैनल वाईफाई ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा जो है साइंस का चैप्टर जो है पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना? प्ले लिस्ट में उसे डाल दूंगा और आप उसे पढ़ते रहिएगा। तो चलिए अगले लेसन में, अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।